हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमलता फ्रॉम एएसएम पब्लिक स्कूल। आज की क्लास में हम व्याकरण का भाग करेंगे क्रिया। चलिए, परिभाषा। जिस शब्द अथवा संज्ञा पद से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कि जिस शब्द से या पद से कोई भी कार्य करने का होने का बोध होता है अर्थात पता चलता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे रमन पत्र लिख रहा है, मृदुल कल बाजार जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों में जो रमन क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है, अर्थात वो क्या क्रिया कर रहा है? लिखने की क्रिया कर रहा है। मृदुल जो है बाजार जाएगा, तो यहाँ कौन सी क्रिया है? बाजार जाना। निम्न वाक्यों में लिख रहा है और जाएगा क्रियापद है। क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती। क्रिया से ही वाक्य के काल का बोध होता है, अर्थात समय का बोध होता है कि कौन सा कार्य किस समय में हुआ है। धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, सो, जा, खा आदि शब्द। लिंग, वचन और काल के अनुसार, लिंग, वचन और काल अर्थात समय के अनुसार जो इनका क्रिया का जो रूप है वो बदलता रहता है। क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया का जो वर्गीकरण है, जो उसको बांटा गया है, निम्नलिखित 2 आधारों पर किया जाता है। क्रिया का जो वर्गीकरण, ठीक है, कितने आधारों पर किया जाता है? 2 आधारों पर। नंबर 1 कर्म के आधार पर और नंबर 2 रचना अथवा प्रयोग के आधार पर। तो आइए सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया का वर्णन करते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। नंबर 1 सकर्मक अर्थात जिसके साथ कर्म हो, और अक्रमक जिसके साथ कर्म ना हो अर्थात कर्म के बिना क्रिया। नंबर 1 है हमारी सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म होता है उनकी क्रिया सकर्मक होती है। वो कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक। जैसे महिमा कविता पढ़ रही है, तो इस वाक्य में जो कर्म क्या है? वो कविता है। ठीक है। नीना पानी पीती है, तो इस वाक्य में जो कर्म है वो क्या है? पानी। पहचान इसकी कैसे करेंगे कि ये सहकर्मक क्रिया है? इसके जो वाक्य हैं इसमें क्या, किसे, किसको लगाकर अगर हम प्रश्न बनाते हैं और यदि हमें उसका उत्तर मिल जाता है तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होती है। जैसे महिमा क्या पढ़ रही है, तो हमारा आंसर क्या मिलता है हमें कि महिमा क्या पढ़ती है? कविता। ठीक है। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। अब सकर्मक क्रिया के भी 2 पार्ट हो गए। ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है एक कर्मक क्रिया और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। नंबर 1 एक कर्मक क्रिया, जिसकी परिभाषा है जिस सकर्मक क्रिया के साथ, ठीक है, जिस सकर्मक क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म हो। कौन सी क्रिया के साथ? सकर्मक क्रिया के साथ एक ही कर्म हो कि वो एक ही कार्य कर रहा है, तो वह एक कर्मक क्रिया होती है। जैसे बिल्ली दूध पीती है, तो बिल्ली क्या कर रही है? दूध पी रही है। ठीक है, तो दूध इसमें क्या है? एक ही कर्म है। विशाल पुस्तक पढ़ता है, तो विशाल क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। इन वाक्यों में जो है पुस्तक और जो दूध है वो एक एक ही कर्म है। द्विकर्मक क्रिया, जिस सकर्मक क्रिया के साथ, ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि जिस सकर्मक क्रिया के साथ 2 कर्म हो। कितने? 2 कर्म हो। एक कर्मक में एक कर्म
और द्विकर्म में कितने कर्म हो, 2 कर्म हो, वह कौन सी क्रिया कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक बालकों को गणित पढ़ाता है, तो अध्यापक किसको पढ़ा रहा है, बालकों को। क्या पढ़ा रहा है, गणित पढ़ा रहा है, अर्थात बालकों को गणित पढ़ा रहा है। तो इसमें क्या है, 2 कर्म है, बालक और गणित क्या है, दोनों 2 कर्म है। तो इस प्रकार से ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब सेकंड है हमारी अकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता, ठीक है, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वहाँ कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे मीना हंसती है, नेताजी जा रहे हैं। तो मीना हंस रही है, नेताजी जा रहे हैं। नेताजी कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन जा रहे हैं। अतः इन वाक्यों में क्या नहीं है, कर्म नहीं है। इन वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः हंसती है, जा रहे हैं क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया का फल जो है किस पे पड़ता है, कर्ता पर। और इस वाक्य में कर्ता कौन है, मीना है और नेता है। अब नेक्स्ट है हमारा रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले हमने कौन सी की थी, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। और कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद थे, सकर्मक और अकर्मक 2 भेद थे, ठीक है। और सकर्मक में भी 2 भेद थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब हम करेंगे रचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक साधारण क्रिया का प्रयोग होता है। कितनी, एक ही सिंपल क्रिया का प्रयोग होता है, सिंपल वर्ब का प्रयोग होता है, वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह गया, मैं भूखा हूँ, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है आपकी संयुक्त क्रिया, जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है। 2 या 2 से अधिक क्रिया का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पुलिस से डरकर भाग गया। जो कोई भी था वह पहले तो पुलिस से डरा और फिर उससे डर करके भाग गया। और डरना और भागना यहाँ क्या है, 2 क्रिया हैं, इसलिए ये क्या हो गया, संयुक्त क्रिया का वाक्य हो गया। नेक्स्ट है हमारा नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषणों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे वह अच्छी आदतें अपनाना चाहता है, ठीक है, तो वह क्या है, इसमें सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता जो है काम करने वाला स्वयं काम ना करके, मतलब खुद काम ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे रमन ने शालिनी से खाना बनवाया, तो यहाँ शालिनी से खाना किसने बनवाया, रमन ने। तो रमन ने स्वयं काम ना करके किससे करवाया काम, शालिनी से, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले, जो मुख्य क्रिया होती है उससे पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह चाय पीकर स्कूल गया। स्कूल जाना यहाँ क्या है, मुख्य क्रिया है, लेकिन मुख्य क्रिया करने से पहले उसने क्या किया, चाय पी, ठीक है। तो चाय पीकर वो कहाँ गया, स्कूल गया। तो बच्चों ये तो थी आपकी क्रिया, ठीक है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे लिंग। परिभाषा, शब्द के जिस रूप से यह बोध हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, ठीक है। पुरुष किसको कहते हैं, मेल, स्त्री किसको कहते हैं, फीमेल, ठीक है।
लिंग कहलाता है। जैसे पिता, माता, बैल, गाय। हिंदी में जो लिंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। ठीक है। नंबर 1 पुल्लिंग। पुल्लिंग में परिभाषा है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे हाथी, शेर, चूहा आदि। नेक्स्ट है हमारा स्त्रीलिंग। तो बच्चों, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे शेरनी, गाय, माता, बहन आदि। इसी तरह से कि पुरुष जाति का बोध करवाने वाले पुल्लिंग होते हैं और स्त्री जाति का बोध करवाने वाले स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो ये थे आपके लिंग। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वचन। परिभाषा है इसकी वचन की। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 वचन होते हैं। वचन तो एक वचन और बहुवचन। परिभाषा है इसकी, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के भेद, वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन परिभाषा है इसकी, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो कि वह एक है उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, माला, नदी, चिड़िया आदि। नेक्स्ट है हमारा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक, ठीक है, बहुत सारे होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे गायें, घोड़े, मालाएं, नदियाँ, चिड़ियाँ आदि। तो बच्चों, ये थे आपके वचन, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक ही होता है और बहुवचन में बहुत सारे होते हैं। तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसको देखिए, समझिए और जो भी आपका होमवर्क है वो बहुत अच्छे से करिए और उसको याद भी करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।